कुछ सर्टेन नहीं था कि मायके में रह रही हूँ या ससुराल में रह रही हूँ। वहाँ मेरे करियर में ब्रेक लग गया था। मुझे हमेशा एक बात चुभता था, एक कशिश सी रहती थी कि मेरी अपनी क्या आइडेंटिटी है। दैट स्टेटमेंट ट्रिगर्ड माई डिजायर। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे बहुत सॉलिड डिसीजन लेने पर मजबूर किया। नमस्कार, आई एम नीतू सिंह, फाउंडर एंड एमडी ऑफ सिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं बता दूं कि मैं पटना से बिलोंग करती हूँ। मेरा स्कूलिंग और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो पटना से हुआ है। सिर्फ 21 साल में मेरी फैमिली ने मुझे मेरी शादी करने का निर्णय लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ की लाइफ का कोई सर्टेनिटी नहीं थी। माई मदर वॉज डायग्नोज्ड विथ एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर। हर रिपोर्ट्स कंप्लीटली चेंज्ड माई सिचुएशन। मेरी शादी हुई, फाइनल ईयर में मैं जैसे गई मेरी शादी हो गई और फिर किसी तरह से मैंने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। मेरी माँ के अनटाइमली डेथ की वजह से जो मेरा करियर जिस पॉइंट से शुरू होना चाहिए था वो खत्म हो चुका था, क्योंकि जिस बेटी को मेरी माँ ने बैंक पीओ बनाने का सपना देखा था उसकी शादी सिर्फ 22-23 साल में हो गई। कुछ सर्टेन नहीं था कि मायके में रह रही हूँ या ससुराल में रह रही हूँ, क्योंकि उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं उनको अपनी ट्रेनिंग के लिए पंजाब जाना पड़ा। तो इस तरह से जहाँ से स्टूडेंट्स का एक करियर का पॉइंट शुरू होता है, जहाँ से लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वहाँ मेरे करियर में ब्रेक लग गया था। एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से रहकर पढ़ाई करूं। वो 2 साल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट गुजरा, लेकिन फिर 2 साल के बाद जब मेरे हस्बैंड की ट्रेनिंग पूरी हुई और उनकी पहली पोस्टिंग दिल्ली हुई, तब मुझे फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स आए मुझे और मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद जब मैंने सोचना शुरू किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा करियर कैसे बने, तब तक मैंने अपने बड़े बेटे को कंसीव कर लिया। मेरा बड़ा बेटा हुआ। फिर 3 साल के बाद मैंने अपने छोटे बेटे को कंसीव किया, मेरा छोटा बेटा हुआ। 10 साल मैं अपने बच्चों को उनकी अपब्रिंगिंग में पूरी तरह से एक केयरिंग, एक डॉटिंग मदर की तरह मैंने दिया। लेकिन उन 10 सालों में मुझे हमेशा एक बात चुभता था, एक कशिश सी रहती थी कि मेरी अपनी क्या आइडेंटिटी है। बाय गॉड ग्रेस मेरी शादी एक आईपीएस ऑफिसर से हुई, काफी अच्छी पोजीशन पर है मेरे हस्बैंड, लेकिन दुनिया मुझे उनकी परछाई के रूप में ही देखती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा इंपॉर्टेंस दिया, उन्होंने मुझे पूरा रिस्पेक्ट दिया, लेकिन सोसाइटी में फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनकी बातों से मुझे ये आभास होता था, मुझे ये फील हो जाता था कि जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरी डिग्री है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरा अपना कोई वजूद नहीं है। मैंने कहीं कोई प्रोफेशनल कोर्स या कोई जॉब नहीं शुरू किया है। इस डायलेमा को कई बारी मैंने बहुत गहराई से महसूस किया। अक्सर रिलेटिव्स के, दोस्तों के बातचीत में ये बात आ जाती थी कि मेरे हस्बैंड की जो आइडेंटिटी है उसमें कहीं ना कहीं मैं खोई हुई थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे बहुत सॉलिड डिसीजन लेने पर मजबूर किया। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा
कि आप मेल वगैरह चेक कर लेती हैं क्या? आप मेल वगैरह चेक कर लेती हैं क्या? एक फिजिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट इंडिविजुअल से ये पूछा जाए तो उसे कैसा लगेगा? That statement triggered my desire to have my own identity. और वहीं मैंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे जहां से भी शुरुआत करनी हो, चाहे मुझे दुगनी मेहनत करनी हो, चाहे कोई भी काम शुरू करना हो, मैं अपनी आइडेंटिटी तो बनाऊंगी ही। जब मैं काम की शुरुआत कर रही थी, कुछ स्ट्रगल थे मेरे। उस समय बहुत सारे रिलेटिव्स ने कहा, फ्रेंड्स ने कहा कि आप एक बड़े ऑफिसर की वाइफ हैं, आप आईपीएस की वाइफ हैं, आपकी लाइफ में इतना लग्जरी है, ऐशो आराम है, ये सब छोड़कर आप कहाँ इतनी मेहनत कर रही हैं? रोका भी जाता था कि क्या ये है, ये सब क्या आप शुरू कर रही हैं? लेकिन यकीन मानिए, मैंने कभी भी उनके किसी भी स्टेटमेंट को निगेटिव वे में नहीं लिया, बल्कि उनकी बातों पर गौर किया तो मुझे समझ आया कि मेरे हस्बैंड इतने बड़ी पोजीशन पर हैं, तो मुझे जो भी करना होगा बड़ा ही करना होगा। चाहे मैं जहां से भी शुरुआत करूं, चाहे शुरुआत छोटी हो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ हो, लेकिन इतनी मेहनत करनी है कि उनके उस पोजीशन को बरकरार रखते हुए बड़ा नाम और बड़ा काम करना है। जो मेरी जर्नी शुरू हुई वो 1200 रुपए के इन्वेस्टमेंट से अपने घर के एक 8 फीट बाई 8 फीट के बरामदे से हुई। मैंने 1200 रुपए से बीड खरीदा, हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी डिजाइन किया और उस ज्वेलरी से, उस बीड से अपनी क्रिएटिविटी को ज्वेलरी के फॉर्म में उतारा। क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है कि मैं इंडिया के जो एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर है उसको अपने प्रोडक्ट्स के जरिए विदेशों तक पहुंचाऊं। इसीलिए मैंने इसी काम को चुना, ये हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी बनाऊं और वहीं से अपने काम की शुरुआत करूं। मैंने एक इनोवेटिव क्राफ्ट बनाया, बहुत ही नायाब सोच के साथ, कि जो एवल आई इस तरह के बीड्स होते हैं, उनसे जो लोग डोर हैंगिंग बनाते हैं, वॉल हैंगिंग बनाते हैं, उससे मैंने ज्वेलरी बनाया और मिनिस्ट्री ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स डीसीएच में उसको जमा किया। वहाँ पे उस साल का उसको बेस्ट इनोवेटिव क्राफ्ट का अवार्ड मिला। इस अवार्ड से मेरा रास्ता यूं खुला कि मुझे कई क्राफ्ट मेले में फ्री ऑफ कॉस्ट अपना स्टॉल लगाने का मौका मिला। जैसे दिल्ली हाट है, सूरज कुंड है, इस तरह के क्राफ्ट मेले में जब मैं खुद ही एक स्टॉल पे खड़े होके, एक स्टैंड पे खड़े होके अपने बनाए हुए ज्वेलरी का सेल करती थी, वहीं कई बड़े मुझे होलसेलर भी मिले जिन्होंने ऑर्डर बुक किया। छोटा सा मेरा कारोबार शुरू हो चुका था, क्योंकि उस होलसेल के ऑर्डर को बनाने के लिए मुझे कुछ हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत पड़ी और तब मैंने कुछ गर्ल्स और लेडीज को अपने पास बुलाकर, अभी भी मेरा कारोबार मेरे घर पर ही था, वहां से शुरू किया कि उन गर्ल्स और लेडीज को अपने डिजाइन और अपने बीट्स देकर जॉब वर्क करवाया। मैंने उनको काम मिला, फाइनेंशियली मैंने उनको सपोर्ट किया। मेरी इस एक पहल से मेरे दिमाग में मेरा मकसद क्लियर हो गया कि ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के जरिए मैं अपने इंडिया के इन आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा दे सकती हूँ, बल्कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट का एक मकसद मेरे दिमाग में तभी से आ गया। फिर ज्वेलरी बनाने के बाद जब स्टेट अवार्डी की तरह मुझे कई एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने विदेशों में मुझे एक्सपोजर देना शुरू किया, जैसे एक बार मुझे लंदन भेजा गया, एक बार मुझे थाईलैंड भेजा गया, एक बार मुझे हांगकांग भेजा गया। 2011 में स्टेट अवार्डी होने की वजह से भारत सरकार के खर्चे पर मुझे बर्मिंघम जाने का मौका मिला।
ये 2011 की बात है। 2011 के सितंबर में उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने लिटरली रात दिन मेहनत की। अपने हाथ से ज्वेलरी के डिजाइन्स बनाए, ज्वेलरी बनाई और मार्केट रिसर्च करके यूके के मार्केट के हिसाब से एक अच्छी रेंज तैयार की और वहां जाके एग्जीबिशन लगाया। क्रिसमस की बाइंग के लिए कई इंटरनेशनल बायर्स को मेरी ज्वेलरी का रेंज बहुत पसंद आया और यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट की। बर्मिंघम से लौटकर मेरे हौसले बुलंद थे। वो ऑर्डर तो सिर्फ 35 लाख का था, लेकिन उस ऑर्डर ने मुझे दिखाया कि मैं कितना आगे जा सकती हूँ। फिर मैंने इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट रेंज पर काम करना शुरू किया। कई रिसर्च वर्क किया, कई सप्लायर से मिली, कई मैन्युफैक्चरर से मिली और एक के बाद एक कई प्रोडक्ट रेंज तैयार किया। अब मेरे सपने सिर्फ ज्वेलरी ही एक्सपोर्ट करना नहीं था, बल्कि मैंने स्कार्फ्स, स्टोल्स, बीचवेयर, गारमेंट्स सब पर काम करना शुरू किया। इस तरह का जुनून सवार था मेरे ऊपर कि अगर मैं रात में सोती भी थी तो मुझे ज्वेलरी के बीट्स दिखाई देते थे, मुझे अपने स्कार्फ्स के प्रिंट्स दिखाई देते थे, मुझे गारमेंट्स के डिजाइन्स दिखाई देते थे। और फिर मैंने टीम बनानी शुरू की। मुझे पता था कि मुझे अलग अलग बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ काम करना होगा। लाइक माइंडेड लोग मुझे मिलेंगे तभी जो मैंने इतना बड़ा सोचा है वो पूरा कर सकूंगी। मैंने अपने काम को सीखने के लिए कई ऑनलाइन कोर्स किए। मेरा मकसद ही होता था कि हर वीक में मुझे इतने कॉन्फ्रेंस और इतने सेमिनार अटेंड करने हैं। आज भी मेरे पास MBA की डिग्री नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में किस सीजन में किस प्रोडक्ट की किस कलर की डिमांड हो सकती है, इस रिसर्च पर मैंने गहरा काम किया। पिछले 10 साल में जो मेरी जर्नी रही है, उसकी जो शुरुआत है, मुझे एक बात हमेशा याद आती है कि स्विमिंग पूल में बहुत अच्छे से तैरने की कला मुझे आती नहीं थी और मैंने सीधे इंटरनेशनल मार्केट यानी ओशन में ही जंप कर दिया था। लेकिन अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, अपने हार्डवर्क की वजह से और सबसे बड़ी बात, कभी भी गिव अप नहीं करने की वजह से आज मैं आप लोगों के पास यहाँ खड़ी हूँ। 35 लाख से टर्नओवर शुरू किया और आज अप्रॉक्स 15 करोड़ का मेरा टर्नओवर रहता है। सिर्फ 1200 रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक स्क्रैच से एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया और आज 3 कंपनीज की मालकिन हूँ। सिनी डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड जो मेरा एक्सपोर्ट हाउस है, सिनी लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड जो मेरा ई-कॉमर्स का बिजनेस है और सिनी फाउंडेशन जो मैंने CSR एक्टिविटीज के लिए बनाई है। मैं यही कहूंगी कि जो मैंने अपने लिए किया कि आप कभी भी पढ़ना नहीं छोड़िए, आप सीखना नहीं छोड़िए। कई आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। लर्निंग कभी मत छोड़िए, आप हमेशा अपने को इम्प्रूव करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए कोर्स करके। फिर आपको जैसे ही मौका मिले आप बहुत ही दृढ़ता से अपनी फैमिली को अपनी बात रखिए। आपका माइंड जो है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने लिए कुछ करती हैं तो आप जरूर इसकी हकदार होती हैं। और हर एक लड़की को पढ़ना, सपने देखना और उनको पूरा करने के लिए अपने अनुकूल स्थिति बनाना नहीं छोड़ना चाहिए। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं।
लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।